हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए चलिए, तो एक प्रश्न की चर्चा हमारी हुई और कुछ प्रश्न उठते हैं इसको देख के। तो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है कि नहीं होता है? जगदीश चंद्र बसु ने कुछ प्रयोग किए और उसके आधार पे उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो ये सारी बातें समझने की है कि जब वो जीवन बोल रहे थे उसका मतलब क्या है। हाँ जी, और कोई प्रश्न उठता है? माइक। भैया एक बैकस्टर करके भी एक साइंटिस्ट था जियोलॉजी का, उसने भी कुछ ये नियम जीव पे बनाए थे कि उसमें उसको छूते हैं तो इसका मीटर कुछ बताता था। वो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था, ऐसा पहले। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास एक प्रश्न भी है और एक उत्तर भी है। थोड़ा माइक नीचे। हाँ, आपने इसके पहले जो प्रश्न पूछा था, जहां तक कि मैंने सोचा कि जो पौधे हैं कि सोचने की क्षमता तो केवल मानव के पास होती है और पौधे जिंदा रहते हैं, तो वो जीने के लिए वो जो करते हैं वो तो हमें अब तक तो नहीं पता है। तो उनको सुख या दुख होता है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बड़ी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम मानव लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने आचरण को अच्छा बनाते हैं और आचरण को व्यक्त करने के लिए घोड़े की आवश्यकता पड़ती है, जो कि साधन है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे घोड़े पर ध्यान देगा या हमारे आचरण पे? वो जिस पे ध्यान दे वो उसकी मौज है, उससे अपने क्या फर्क पड़ता है। जैसे इस प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि यदि कोई फिल्म एक्टर डैमेज जींस पहनता है तो उसको बहुत लोग, उनको लगता है इससे सुख मिलता है, तो वो भी डैमेज जींस पहनना शुरू कर देते हैं। उसको किसी तरह के शिविर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें अगर कोई अच्छी बात बतानी है तो उसके लिए शिविर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों है? कई बार लगता है तुम बहुत अकल वाले हो, कई बार लगता है थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, जो चीजें फिजिकली दिखाई देती हैं और जिनको कॉपी करने के लिए किसी विचार की समझ की जरूरत नहीं है ना, अच्छा लगने वाला भाग है। अच्छा लगने वाले भाग को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, अच्छा होने वाले भाग को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको समझना ही पड़ता है। इतना ही फर्क है। आप जिसकी बात कर रहे हो वो अच्छा लगने या अच्छा ना लगने वाला भाग, और क्या उसको देख के सारे कोई फटी हुई जींस पहनने लगते हैं? सारे तो नहीं पहनते। इसका मतलब है कि जिनको वो ठीक लग जाता है वो पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉपी पेस्ट ही है। लेकिन जब हम जीने की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एक बार सुन के भी दोबारा दोहरा नहीं सकते। अभी समझना तो बहुत आगे की बात है। इसका मतलब है कि ये कुछ अलग गहराई की चीज है, वो बहुत सरफेशियल चीज है। इतना तो अंतर हम समझेंगे। चलिए, हाँ जी, और कोई प्रश्न आपके मन में आता है? हाँ जी। हेलो। शुद्ध हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी भोजन किसको बोलते हैं? अब ये सवाल खड़ा हो गया कि मानव के लिए शाकाहार ठीक है कि मांसाहार ठीक। शाकाहार, अभी तो ये प्रॉब्लम में है कि वो शाकाहार है ना, तो शाकाहार मांसाहार किसको बोलेंगे और क्या हमारे लिए ठीक है, ये आगे की बात है जी। और कोई बात जी? मैं एक बार में थोड़ी क्लियरिटी चाहता हूँ भाई। अभी आप जो 10-15 मिनट पहले जो टॉपिक था उसके बारे में आप जो बोले कि मानव प्राकृतिक रूप से अपने आप में ठीक है, उसमें सोचने समझ की शक्ति है, तो कोई आदमी या कोई मानव
मंदबुद्धि वाला पैदा होता है, तो कैसे प्राकृतिक रूप से अपने आप में ठीक आया? वो तो नहीं है ना। तो आप बोल रहे हो कि अधिकांश लोग ठीक हैं, कुछ लोग जो पैदाइशी शरीर, पूरा ब्रेन ठीक नहीं है, पैदाइशी मेंटली रिटार्डेड हैं, जो सुन ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, तो वो तो उनको सामान्य मानव नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली गर्भ काल में किसी गलती के कारण, जेनेटिक्स किसी प्रॉब्लम के कारण, कुल मिला के वो मानव का ही कोई गलती है जो इस तरह से गलती के रूप में व्यक्त होता है। आप देखो जिस तरह की जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैक्सिमम शरीर स्वस्थ ही पैदा हो रहे हैं। इतनी गलतियों को पचाने की ताकत प्रकृति में है ना। फिर भी कुछ केस ऐसे हो ही जाते हैं जिनको, अब जो सुनने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए मेंटली रिटार्डेड है, अब वो समझने काम उसमें नहीं हो सकता, तो ये शरीर यात्रा उसकी सेवा करो, इतना ही संभव है बस, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। तो उसको हम सामान्य मानव नहीं बोलेंगे। जी, और कुछ बात? नमस्कार भैया। 3 निश्चितताएं, 3 प्रक्रियाएं और 4 अवस्था हमने जो आगे देखा था 1 दिन 2 पहले, उस टाइम पे मतलब ऐसे बोलने में ऐसे बोल रहे थे कि जड़ परमाणु ऊर्जित होने की वजह से बौद्धिक प्रक्रिया करके पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होता है। तो उस टाइम पे हम ऐसा बोल रहे थे कि चैतन्य परमाणु जीवन क्रिया के द्वारा प्राण अवस्था या फिर ज्ञान अवस्था में आता है। तो अभी का चार्ट ऐसा दिख रहा है कि प्राण अवस्था और ज्ञान अवस्था का बेस मटेरियल तो जड़ से ही आ रहा है, चैतन्य उसमें जाके उसको ऑपरेट कर रहा है, ऐसा? बिल्कुल ठीक। और 3 निश्चितताएं है, तो उसमें मैं ऐसा भी समझ रहा हूँ कि ओरिजिनल निश्चितता 2 ही थी, जो मूल ऊर्जा है और जड़ परमाणु। फिर हमने बोला कि जड़ परमाणु विकसित होकर चैतन्य बना, अब वो कैसा है वो शायद आगे कभी आएगा, अभी के लिए उसमें नहीं जा रहे। ठीक, बढ़िया बढ़िया जी। तो देखिए इतनी सारी चर्चा में कुछ बिंदु हैं जो ध्यान देने लायक हैं। एक तो हम कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है, किस शरीर को जीवन चलाता है। जीवन का मतलब मैं का मतलब जिसमें सोचने विचारने की क्षमता आंशिक रूप में है। जैसे पशुओं में भी सोचने विचारने की क्षमता बहुत आंशिक रूप में है, कल्पनाशीलता नहीं है। मानव में कल्पनाशीलता है और समझने की भी ताकत। तो किस शरीर को चलाता है। दूसरा, पेड़ पौधों में जीवन, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि जीवन या तो पशु शरीर को चलाता है, जीवन या तो मानव शरीर को चलाता है ना। और मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन पशु शरीर को चला सकता है, पशु शरीर को चलाता हुआ मानव शरीर को चला सकता है, उसकी अपनी स्थिति के अनुसार। लेकिन ये जीवन पेड़ पौधे शरीर को नहीं चला रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चला कैसे पहचाने कि चला सकता है कि नहीं चला सकता है। तो उसको समझने के लिए, तो जीवन किसी शरीर को चला सकता है, इसको हमने कहाँ से पहचाना? इसको हमने मानव से पहचाना कि बेसिकली मानव की बात करेंगे तो मानव आपका फोटो है। मानव जीवन को जब हम कह रहे हैं तो जीवन के बारे ये कह रहे हैं कि जीवन क्या है। जीवन एक परमाणुविक स्वरूप में है। परमाणु का मतलब है एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा, लगभग ऐसी बात कर सकते हैं। तो जीवन शरीर की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में से पोलापन रहता है
है ना। जैसे दो परमाणु अंश एक दूसरे को टच नहीं करते, दो परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करते, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच नहीं करते, दो सेल भी टच नहीं करते, दो धरती भी टच नहीं करती। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि तात्विक रूप में, मूल रूप में चीजें एक डिस्टेंस पे रहते हुए एक दूसरे को पहचानती हैं। कोशिकाओं के बीच में भी ऐसा ही पोलापन होता है। कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से ये जीवन परमाणु एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा जैसी कोई चीज इच्छा गति से हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरता है। हॉरिजेंटली, वर्टिकली, ना, ऊंचाई में, लंबाई में, उसके घन में, घनत्व में, वॉल्यूम में। और जिस तरह से शरीर के आकार का एक और शरीर फॉर्म हो गया जो स्थूल शरीर से कुछ ज्यादा ही आकार में बना रहता है, तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और ये जो ब्लैक वाला है इसको कह रहे हैं स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर हार्ड मास का बना हुआ है और सूक्ष्म शरीर जीवन शरीर के कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से, है ना, हॉरिजेंटली, वर्टिकली और पूरे शरीर के वॉल्यूम से इच्छा गति से गुजरता है। इसको जीवन का कार्य गति पथ बोलते हैं। जीवन का कार्य गति पथ। और जो आकार बनता है उसको पुंजाकार बोलते हैं। तो जीवन पुंजाकार विधि से किसी शरीर को चलाता है। और ये भी समझ में आया कि बेसिकली जीवन और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान है वो ब्रेन के माध्यम से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे छोटा सा एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको मच्छर काटा। मच्छर काटने का मुझको कैसे पता चलता है? तो बेसिकली मच्छर काटने का पता कैसे चलेगा? हमको स्किन में कोई इरिटेशन लगता है, वो ब्रेन के थ्रू मैं तक पहुंचेगा। मैं तो पूरे शरीर में है ही, ब्रेन के पास भी है। तो ब्रेन में वो एक वाइब्रेशन के रूप में स्टोर हो जाएगा चित्त में। चित्त में जो मेमोरी है ना, जो मेमोरी है वो चित्त में रहता है, साथ में ब्रेन पे प्रोसेस होता है। तो बेसिकली मैं तक एक सूचना जाएगी, मैं में एक वाइब्रेशन इकट्ठा होगा। जब दोबारा मच्छर काटेगा तो मैं उस सेंसेशन से पहचान लेता हूं कि ये मच्छर काट रहा है, क्योंकि ये सेंसेशन मेरे पास पहले से स्टोर्ड है। तो इस रूप में कह रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेके चर्चा करता हूं कि जैसे मान लो पहली बार में मच्छर किसी को, जैन आदमी को काटा, तो अब क्या होगा? क्या करेगा? अहिंसा परमो धर्म। अभी अहिंसा परमो धर्म कहाँ स्टोर्ड है? ये जीवन में है कि ब्रेन में है? देखो कोई व्यक्ति, अभी मान लो आप ही एक शिविर में आए और एक शिविर में आने से आपकी मान्यताएं आमूल चूल बदल जाती हैं, आपकी जीवन शैली बदल जाती है। और किसी की जीवन शैली में तो इतना परिवर्तन आता है कि पूरा 180 डिग्री शिफ्ट आ जाता है किसी। इसका मतलब है क्या बदल गया? ब्रेन बदल गया कि मेरी मान्यताएं बदल गई? तो ब्रेन तो वही रहता है, ब्रेन तो शरीर का पार्ट है। तो कुल मिला के मेरी मान्यताएं का मतलब है चित्त में, ये चित्त में मेरी जितनी मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं बदलती हैं। चित्त में मान्यताएं बदलने से फिर आगे बुद्धि का काम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां से आदेश मिला कि बेसिकली उड़ा दो ताकि मच्छर आगे भी उड़ता रहे। तो इसका मतलब है कि मान्यताएं मैं के पास हैं, मैं मान्यताओं के साथ हैं। तो हिंदू कौन है? मैं। जैन कौन है? मैं।
तो कुल मिला के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि अंततः ये प्रकृति को समझने का ही प्रयास है ना। ये बात ध्यान में आती है कि बेसिकली जब से मानव धरती पे है तब से मानव में, जब से मानव गुफा काल से लेके आज तक मानव में समझने की असीम क्षमता है और पूरी प्रकृति अपने नियम के साथ है। तो मानव में समझने की क्षमता है, ये सृष्टि अपने नियम के साथ है और मानव हमेशा से ही इस सृष्टि को समझने की कोशिश करता रहा है। इन समझने की कोशिशों का नाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है। ठीक लग रहा है भाई? कोई भी महापुरुष जो एग्जिस्टेंस में है उसी को बताएगा कि कुछ नया क्रिएट कर देगा। साइंटिस्ट नियम बनाता है कि नियम पहचानता है? जब हम आइंस्टीन का नियम बोलते हैं तो आइंस्टीन का नियम है कि आइंस्टीन के द्वारा पहचाना गया नियम है। तो आइंस्टीन नियम नहीं बनाता है, महापुरुष नियम नहीं बनाता है, महापुरुष कुछ क्रिएट नहीं करता है। जो है उसको पहचानता है, उसको समझता है, उसको लोगों को बता देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी, यदि हम समझने के धरातल पर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि धरती में सारे मानव के शरीर में किडनी का डॉक्टर एक ही है कि अलग अलग है? एक ही होता है। ब्रेन का भी। तो शरीर की एनाटॉमी धर्म और जाति के हिसाब से कुछ बदलती है, देश और धरती के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलती है, कि शरीर का डिजाइन वही रहता है? शरीर का डिजाइन तो वही है। और धरती के सभी धर्म और जाति के लोग और देश के लोग सभी अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना चाहते हैं, समाज को भय से मुक्त देखना चाहते हैं, प्रकृति में संतुलन देखना चाहते हैं और खुश होने का नियम, खुश रहने का नियम पूरे विश्व में, पूरी मानव जाति के लिए एक ही होगा कि अलग अलग होगा? तो भैया शरीर भी एक है, मैं भी एक है, उतना ही है कि सारे कंप्यूटर एक ही है। वो चिप जिसने IBM की, एक ने कंपनी ने चिप बना ली, उसने अलग अलग कंपनी ने ठप्पे लगा लिए। बेसिक चिप एक ही है। तो मूल में सारी धरती के शरीर एक जैसे हैं, सारी धरती के जीवन होने के स्वरूप में सभी में सुखी होने की चाहत है, सभी में समझने की असीम क्षमता है ना। और सभी में समझने का फैकल्टी, मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा समान है ना। हाँ, हमारी यात्रा अलग अलग है। कोई अपनी यात्रा में अभी मन के पड़ाव पे है, कोई वृत्ति के पड़ाव पे है ना, कोई बुद्धि तक पहुंचा है। ये अलग अलग यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन मूल में धरती के सभी मानव एक ही हैं। इसलिए धरती के सभी मानव में समानता की अपेक्षा पाई जाती है। तो यहां से हमारा धर्मों का जो ज्यादा गहरा दीवारें हैं, यदि अभी सबसे बड़ी दीवारें हैं मानव के बीच में, तो वो धर्मों की दीवारें हैं, वो महापुरुषों की दीवारें हैं, वो गुरुओं की दीवारें हैं। मूल में यदि जाएंगे, कोई सच्चा गुरु होगा तो वो आचरण की बात करेगा, वो ज्ञान की बात करेगा। अपने शरीर से आपको नहीं जोड़ता है, वो तो किसी आचरण से आपको जोड़ता है, किसी मानवता से आपको जोड़ता है। तो दर्शन में जो बहुत अच्छी बात कही गई कि ज्ञान ही मानव का इष्ट है, ज्ञान ही मानव का इष्ट है। हम किसी गुरु विशेष को, व्यक्ति विशेष को यदि पसंद करते हैं तो उसके आचरण के कारण पसंद करते हैं कि शरीर के कारण पसंद करते हैं। और हमको पता चले कि कल उसका आचरण वैसा नहीं था। ऐसे तमाम धर्म गुरुओं के बारे कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती रहती है। यदि कल जब पता चलता है कि, तो हमारी सारी आस्थाएं टूट जाती हैं। इसका मतलब स्वीकृति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है, स्वीकृति किसी आचरण के लिए है, और आचरण किसी ज्ञान की अभिव्यक्ति है। ये बात क्यों बोल रहा हूं सब? ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? ताकि ये समझ में आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जो कुछ भी हैं, ये सब उसी मूल सृष्टि के अलग अलग एक्सप्लेनेशन। वो सृष्टि एक है, वो ना किसी महापुरुष की है, ना किसी देवी देवता की है। सारा महापुरुष देवी देवता का इतना ही मतलब है, जीवन ही विकसित होके किसी महापुरुष और देवी देवता के रूप में व्यक्त होता है। तो यदि ये हमको ध्यान चला जाता है तो हमारी जो धर्म की दीवारें हैं, है ना, जैसे मैं ही मेरा कभी याद करता हूँ, मैं कभी गायत्री परिवार से जुड़ा था
और मेरे जुड़ने का एक ही कारण था कि ये समाज में समस्याएं ठीक हो, है ना, समाज में समस्याएं ठीक हो, हमारे गांव अच्छे हों, है ना, ऐसा सब सोच के मैं जुड़ गया। और जुड़ने के बाद कोई दिन मेरे को ये शिविर भी मिल गया, और उस बीच में मैं ये देख पा रहा था कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो अधूरा पड़ रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है। जब ये पहला शिविर किया और थोड़ा सा आगे बढ़े तो लगे यार गुरु बदल जाएगा क्या। गुरु ऐसा है जैसे शादी हो गई होती है, पति पत्नी का संबंध और गुरु का संबंध एक ही टाइप का होता है, वो आजीवन ही होता है। मतलब हमारे भीतर कभी आता नहीं है मन में कल्पना, जैसे एक बार शादी हो गई, यदि हम थोड़े से ठीक ठाक आदमी हैं तो हमारे मन में ये आता नहीं है कि हम दूसरी शादी करेंगे। ऐसे ही किसी एक गुरु को स्वीकार करके हमको फिर ऐसा नहीं कभी स्वीकार होता है कि हम दूसरे गुरु को स्वीकार करें, और ये हमारे लिए थोड़ी मन को परेशान करने वाली चीजें भी होती हैं। तो जब ये सब दौर से गुजरे तो पता चला कि नहीं, तो कुल मिला के गुरु तो आचरण है ना, गुरु तो ज्ञान है, तो फिर गुरु को बदलना कैसे हो सकता है ना। और बहुत एक ऊपर के लेवल पे जाएंगे, यदि गुरु सही अर्थों में पहुंचे हुए हैं तो सारे गुरु एक ही होते हैं। हम बेकार में लड़ रहे हैं या हम बेकार में बीच में दीवारें बना रखे हैं। तो यहां से ये समझ में आया कि ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए एक है, नियम पूरी मानव जाति के लिए एक है ना। धरती के सभी मानव में सुख की कामना समान है, धरती के सभी मानव में अक्षय बल शक्ति सोचने समझने की सबके बीच में समान है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, सृष्टि सबके लिए एक है। तो मामला केवल इतना ही है, जो क्षमता मेरे पास है उस क्षमता के साथ मेरे को इस सृष्टि को समझना है और समझ के उत्सवित होकर जीना है। तो ये बातें ध्यान में आने से हमारे को, जो हम व्यक्ति को अपना पराया के रूप में देखते हैं, धर्म और जाति के आधार पर और तमाम और आधारों पर मानव में समानता को देखना, अपना पराया के भाव से मुक्त हो जाना, सबके साथ स्वीकार्यता के भाव से जी पाना, ये हमारी चेतना के विकास के लिए हमारी आवश्यकता है। तो इस रूप में ये चर्चा हुई तो हमारे ये ध्यान में आया, तो बेसिकली मैं यदि कम्युनिकेट करता हूं तो मैं ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट करता हूं। तो मैं केवल इस चर्चा से इतनी बात ही कहना चाह रहा हूं, यदि मैं किसी शरीर को चलाता हूं तो उसकी 4 क्वालिफिकेशन है। यदि मैं किसी शरीर को चलाऊंगा तो उसकी 4 क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन है कि उस शरीर में, वो शरीर में विकसित मस्तिष्क हो, क्योंकि मैं शरीर के माध्यम से ही विकसित मस्तिष्क हो, ये एक बात है। ऐसे तमाम विकसित मस्तिष्क वाले शरीर सप्त धातु से बने हुए होते हैं। सप्त धातु मतलब ये आयुर्वेद का काफी स्थापित, हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं, तो वो जानकारी आपको चाहिए तो बता ही देंगे, है ना। हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, ऐसे सब धातु से। यदि जीवन किसी शरीर को चलाता है तो जीवन में मिनिमम मानने की घटना होती है। यदि जीवन में मानने की घटना होती है तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है, ये इसकी पहचान है। यदि जीवन है तो उसमें जीने की आशा होती है। जीने की आशा पे जब भी कष्ट आता है, दिक्कत होती है, तो वो भयभीत होता है, ये उसकी पहचान है। तो 2 चीजें हैं जो हम व्यवहार में पहचान सकते हैं, 2 चीजें हैं जो हम शरीर में डाइसेक्ट करके भौतिक रूप में देख सकते हैं कि जीवन यदि किसी शरीर को चलाएगा तो उसके लिए प्री कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो ये बात ध्यान में आ गई। अब हम एक एक करके देख सकते हैं। एक और बात समझ सकते हैं, यदि पूरी सृष्टि को देखेंगे तो पूरी सृष्टि में 3 ही चीजें हैं, है के रूप में कहा तो एक तो हमने कहा कि मूल ऊर्जा, जिसको हमने स्पेस कहा था। स्पेस स्वयं में क्रिया शून्य है, ठीक है। तो स्पेस सुखी दुखी होता नहीं है, जड़ परमाणु अपने आप में सुखी दुखी होता नहीं है, ये बात ध्यान में आ गई। यदि जड़ परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है तो इसका मतलब है जड़ परमाणु से बने हुए ही कोशिका भी सुखी दुखी नहीं होती। तो धीरे से ये समझ में आया, कोशिका सुखी दुखी नहीं होती है, तो इससे यह भी समझ में आता है
कि शरीर में कोई सुख दुख नहीं होता है। ध्यान में, जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, या शरीर को बेहोश करके उसके सारे टुकड़े काट के ले जाओ, अपनी क्या दिक्कत। तो शरीर में दर्द होता है कि शरीर में अव्यवस्था होती है, उस दर्द को महसूस करने वाला मैं हूं। यदि लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया तो मुझको पता नहीं चल रहा है कि मेरे सामने मेरे हाथ में ऑपरेशन हो रहा है और मुझको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मुझको सूचना नहीं मिल रही है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी गाड़ियां बाहर खड़ी हो और सबको आग लगा दें, आपको क्या दिक्कत, जब तक पता ना चले। तो जब तक मुझको सूचना नहीं मिल रही है तब तक कोई कष्ट नहीं है। इसका मतलब शरीर में कोई सुख दुख नहीं होता, शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, शरीर में अव्यवस्था होती है। उस अव्यवस्था को महसूस करके दुखी होने वाला या दर्द को महसूस करने वाला मैं हूं। ये बात ध्यान में आई? ये बात ध्यान में आई? क्या बोल रहा हूं? शरीर कोशिकाओं से बनी रचना है, कोशिका से बनी रचना है। यदि उसमें कोई टूट फूट होगी तो कोशिका का मतलब क्या है? कोशिका का मतलब कुल मिला के अणु परमाणु ही है। अणु परमाणु सुखी दुखी नहीं होता है। लोहे का एटम सुखी दुखी होता है, लोहा सुखी दुखी होता है, लकड़ी सुखी दुखी होता है। तो बेसिकली कोशिका सुखी दुखी नहीं होती है। चूंकि शरीर में चलाता हूं, मेरी कार तो मेरे से अलग है, लोहे की है, लेकिन मेरी कार के साथ टूट फूट होता है, उससे मैं दुखी होता हूं क्योंकि मेरी कार को मैंने स्वीकारा हुआ है। पड़ोसी की कार के साथ होता रहे तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जिसको मैंने स्वीकारा हुआ है, तो शरीर को मैंने स्वीकारा हुआ है, शरीर को मैंने स्वीकारा हुआ है, लेकिन एनेस्थीसिया लगा के शरीर के साथ मेरा कनेक्शन कट हो जाता है। यदि शरीर में एनेस्थीसिया लग गया तो फिर मुझको पता नहीं चलता है, इसलिए शरीर में अव्यवस्था होती है। दर्द को महसूस करने वाला मैं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? पूरी सृष्टि में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र इकाई जीवन है, मैं हूं, आप हैं। लोहे के परमाणु, जड़ परमाणु सुखी दुखी नहीं होते हैं, अणु सुखी दुखी नहीं होते हैं, और पेड़ पौधे केवल अणु परमाणु मिलके इस तरह से इकट्ठे हुए कि उसमें सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई। तो पेड़ पौधे भी सुखी दुखी नहीं होते हैं, उनमें भी सुखी दुखी होने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। ये समझने की बात। हमारी ये मान्यता भारतीय आस्थाओं से आती है, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं, क्योंकि आस्था में बहुत सारी चीजों की सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे तरीके से हमको बता दिया गया है ना, कि वो पेड़ पौधे आदमी की तरह बिहेवियर उसका बता दिया गया, और इसलिए ऐसी आस्थाओं से हमारे ऊपर ये प्रभाव आता है। तो बेसिकली एक बात यहाँ क्लैरिटी के साथ में ये कह रहे हैं कि पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र चीज मैं हूं, जीवन है, जो मानव शरीर को चला सकता है, पशु शरीर को चला सकता है। वो पेड़ पौधा शरीर को नहीं चला सकता है। क्यों? पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क है? नहीं है। पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क नहीं है। पेड़ पौधे को उसके को सिखाया जा सकता है? रामलाल आएगा, टहनी घुमा के मार देना। तो इसका मतलब है जिस तरह से हम कुत्ते को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसका मतलब हम किसको सिखा सकते हैं? जहां उधर भी मेरे जैसा कोई बैठा है ना। हम तोते को बोलना सिखा देते हैं, डॉल्फिन मछली के साथ हमारे इशारों को समझती है, कुत्ता हमारे इशारों को समझता है। जैसे मानव का नाम होता है, ऐसे कुत्ते का भी नाम होता है, गाय का भी नाम होता है। हमने जैसे अपने नाम को स्वीकारा है, ऐसे कुत्ता और गाय भी अपने नाम को स्वीकारता है। इसका मतलब है कि जो मैं हूं उधर भी ऐसी ही कोई चीज है, इसलिए वो रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए उसको कुछ सिखा सकते हैं, इसलिए उसमें भय होता है ना। तो यहां से हमारी ये क्लैरिटी बनी, एक क्लैरिटी कि एक तो पदार्थ अवस्था है, उसमें तो बहुत क्लियर है कि उसको कोई जीवन नहीं चला सकता है। पेड़ पौधे के प्रति हमारी ये आस्था है। जब साइंस ये कहता है कि पेड़ पौधे में जीवन होता है, तो साइंस के लिए जीवन का मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन है, रेस्पिरेशन है। कोशिकाओं का सांस लेना और कोशिकाओं का मल्टीप्लाई होने को, सेल मल्टीप्लिकेशन को हमने जब साइंस कहता है मंगल पे जीवन मिल गया, तो मंगल पे जीवन मिल गया मतलब क्या मिल गया?
कोई सेल फॉर्मेशन मिल गया, पानी मिल गया, तो उसको वो तो साइंस जब जीवन शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। यहाँ जब हम जीवन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मानव शरीर को चलाने वाली वो एंटिटी जो सुखी दुखी होती है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, जो समाधान पूर्वक सुखी होता है, ऐसा हमने उसको मानव में पहचाना है। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पेड़ पौधा शरीर में ना तो विकसित मस्तिष्क होता है, ना शरीर सब धातु से बना होता है, ना उसको कुछ सिखाया जा सकता है, ना वो भयभीत होता है। अब थोड़ा सा एक और मेरे को लगता है ध्यान देने की बात ये कि जैसे मच्छर मक्खी सुखी दुखी होता है कि नहीं होता है, ये हमारी ये गहरी मान्यता है। ये भी अब मच्छर मक्खी को भी टेस्ट करें, मच्छर मक्खी में विकसित मस्तिष्क होता है? मच्छर मक्खी जैसी चीजों में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय वाले जो कीट पतंगे हैं, ये सब में अर्ध विकसित मस्तिष्क होता है ना। वो मस्तिष्क ही उस शरीर को चलाता है। जैसे यदि हम कहेंगे तो हम उसको डाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि उसके मस्तिष्क की हालत कैसी है। तो कीट पतंगों में मक्खी, मच्छर, लीच मतलब जोंक, क्या बोलते, जो तालाब में रहती है, भैंस को चिपक जाती है, खून चूस लेती है ना, वो, और केंचुआ, इस टाइप की सारी चीजें। तो ये समझ में आता है कि ये सारी चीजों में भी कोई विकसित मस्तिष्क नहीं होता है, नंबर 1। इनका शरीर सब धातुओं से बना हुआ नहीं होता है, नंबर 2। इनको कुछ सिखाया जा सकता है ना। तो मक्खी मच्छर को हम सिखा दें जैसे कुत्ता बिल्ली को सिखा पाते हैं, ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि ये हमारे पालतू मच्छर है, मेहमान आए तो छोड़ दो, है ना। तो मच्छर को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। और मच्छर भयभीत होता है? मच्छर भयभीत होता है कि नहीं होता है? मच्छर भयभीत होता तो वहीं से मार के वहीं नहीं बैठता। जैसे कुत्ते को 4 डंडे जोर से लगाओ और 4 बार लगाओ, और 4 रोटी डालो और 4 बार डालो। 4 रोटी खाने के बाद वो ऐसे ही करेगा, यदि आप अलाउ करोगे तो आपके साथ ही सोएगा। और 4 डंडे ठीक से 4 बार लगा दिए तो आप 6 महीने बाद भी आओगे, आपको देख के कम से कम 100 मीटर दूर से निकलेगा, बराबर आपको पहचानेगा। इसका मतलब है कुत्ता बिल्ली ये तमाम चीजें पहचानती हैं कि हम ये पीछे क्या घटनाएं घटी हैं, वो उसको ये ध्यान में रहता है। उस आधार पर कौन हमारे लिए, है ना। इसका मतलब है कि उसमें भयभीत होने की घटना होती है। ऐसा भयभीत घटने की घटना मच्छर में होती, मच्छर को मारा फिर वहीं बैठता है। इसका मतलब मच्छर भयभीत होता है कि प्रभावित होता है। तो पता चला कि मच्छर वगैरह ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। तो मक्खी मच्छर जैसी चीजों में भी ना तो विकसित मस्तिष्क है, ना शरीर सब धातु से बना है, ना उसको कुछ सिखा सकते हैं, ना वो भयभीत होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मच्छर मच्छी शरीर को भी कोई वो जीवन नहीं चलाता है जो मूलतः जिसमें सोचने समझने की ताकत है, जिसमें मानने की ताकत है, जिसमें भयभीत होने की स्थिति है ना। इसमें अर्ध विकसित मस्तिष्क से वो संचालित है। जैसे जब आप बीज को देखेंगे, जैसे आपने चने का बीज देखा, आजकल हम जब स्प्राउट करते हैं बीजों को ना, तो उसमें स्तूषी निकल आता है। तो इसका मतलब है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन केवल उतनी सी जगह में रहती है, वो जो फूट के बाहर निकलती है चोंच। एक तरह से देखा जाए तो बीज का ब्रेन वही है। उस पूरी चोंच में पूरे पेड़ की इंफॉर्मेशन से लेके, पूरे पेड़ के गुणधर्म से लेके सब कुछ उसमें समाहित रहता है। तो इस प्रकार हम इस बात को समझ पाए कि बेसिकली पेड़ पौधे को कोई जीवन मतलब मैं, सोचने समझने वाली चीज, सुखी दुखी होने वाली चीज, ऐसी कोई चीज पेड़ पौधा शरीर को नहीं चलाती है। इसलिए आप निसंकोच खाना खा सकते। ये सब शाकाहारी शाक। तो इसमें सुखी दुखी होने वाली कोई आइटम नहीं है। इवन मक्खी मच्छर में भी सुखी दुखी होने वाली आइटम नहीं है।
केंचुआ में भी सुखी दुखी होने वाली। एक प्रकार का केंचुआ रहता है जिसको सुखा के पाउडर बना लो, उस पाउडर में वापस पानी डाल दो, वापस केंचुए बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, जैसे प्याज घर में रखी रखी जब अनुकूल मौसम आता है तो प्याज अपने आप फूटना शुरू हो जाती। तो बिल्कुल बीज है, अनुकूल मौसम मिलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, अनुकूल मौसम नहीं पड़ेगा तो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो यहाँ से हमारी ये क्लैरिटी बनी। भैया एक प्रश्न है, जी जैसे आपने बताया कि जिनको सिखाया नहीं जा सकता, जिसके अंदर भय नहीं है, विकसित मस्तिष्क नहीं है, सप्त धातुएं नहीं है, उनको मारा जा सकता है, खाया जा सकता है। मैंने नहीं कहा, नहीं, आपने सिद्ध किया आपका हो कि अभी चर्चा हम ये उसको- है, उस सेंस में जाएंगे तो चर्चा ये फिर ये करना पड़ेगा, उसको मारना ऐसे ही है जैसे पेड़ पौधे वाला काम है। हाँ, लेकिन चूंकि वो मांस है, अब ये समझना पड़ेगा कि मानव का शरीर बाय डिजाइन बाय नेचर शाकाहारी है कि मांसाहारी। तो यदि मानव शरीर को देखेंगे तो दो तीन चीजें देख सकते हैं। जितने भी शाकाहारी पशु हैं वो जीभ होठों से पानी पीते हैं, मांसाहारी पशु जीभ से पानी पीते हैं। मांस खाने के कारण जो आंतों के साइज हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, वो पशुओं में भिन्न, मांसाहारी पशुओं का भिन्न है, शाकाहारी पशुओं का भिन्न है। मांसाहारी पशुओं में कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि मानव के शरीर को देखेंगे तो वो होठ से पानी पीता है, उसकी छोटी आंत बड़ी आंत का साइज शाकाहारी पशुओं के साथ उसकी समानता है, और मानव में कैनाइन टीथ नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव का शरीर मूलतः है शाकाहारी, इसलिए उस बात की आवश्यकता मैं इसको कहना चाहता था कि जैसे मनुष्यों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिखाया नहीं जा सकता है, ये ऐसा आपका गलत मान। जैसे वो मेंटली रिटार्डेड हों मेंटली या रिटार्डेड है तो वो अभी मानव की श्रेणी में आएगा ही नहीं बेचारा। उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन वो पशु नहीं हो गया है, वो पौधा नहीं हो गया है, वो पत्थर नहीं हो गया है। वो तो इतना ही है कि मेरा गला खराब है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ। या कोई कोमा में चला गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये आपका एग्जाम्पल ठीक नहीं। कोमा में गया हुआ कल लौट आएगा, है ना। इसका मतलब है कि जो मेंटली रिटार्डेड है, जो मानसिक रूप से ब्रेन जिसका ठीक नहीं है, उसका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, लेकिन वो मूलतः मानव है, जीवन में कोई कमी नहीं है। हो सकता है जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा। स्टीफन हॉकिंग से बढ़िया उदाहरण और क्या मिलेगा। एक आदमी जिसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है और पूरा संसार उसको नमस्कार करता है, ये शरीर की क्षमता है कि जीवन की क्षमता? जीवन की क्षमता। जीवन की क्षमता है। तो कोमा में गए हुए व्यक्ति के जीवन को हम नकार नहीं सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति के जीवन को हम नकार नहीं सकते हैं। उसका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है। ठीक है। नमस्कार भैया। जी। भैया, जब हम बोलते हैं मैं चैतन्य परमाणु, तो जो मूल ऊर्जा के लिए हम शब्द यूज करते हैं, काटा नहीं जाता, जलाया नहीं सकता, यही चीजें क्या चैतन्य को भी लागू होती है? हाँ, चैतन्य को कुछ चीजें लागू होती हैं, लेकिन चैतन्य इकाई है और मूल ऊर्जा चैतन्य क्रियाशील है ना, और वो क्रिया शून्य है। तो अगर इस हिसाब से मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो आपने बताया कि शरीर में घूम रहा है पूरा, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म स्वरूप के रूप में मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोले? सूक्ष्म शरीर के रूप में जुड़ा हुआ है स्थूल शरीर से। हाँ, तो ये एनेस्थेसिया एक भौतिक चीज हो गई। एनेस्थेसिया बहुत। तो उसको देखकर मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ बॉडी से? मतलब अगर वो भौतिक के पकड़ में नहीं है तो हाँ। भौतिक चीज उसे बॉडी से दूर कैसे कर देता है, ताकि बिल्कुल नहीं करता, केवल डिस्कनेक्ट करता है। वही मैं पूछना चाहता हूँ। डिस्कनेक्ट करने का मतलब है कि मैं शरीर से संबंधित सारी सूचनाएं ब्रेन से लेता हूं, और ब्रेन एक केमिकल है। मैं एक केमिकल देके उसको डिस्टर्ब कर देता हूं, तो वो डिस्टर्ब होने से मैं को वो सूचना नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं बोलना चाहता हूं और मैं बोलने की क्षमता रखता हूं, मेरी क्लैरिटी भी है, पर मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो मैं बोल नहीं सकता। तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेन यदि साथ नहीं दे रहा है तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, और ब्रेन की सूचनाएं मुझ तक नहीं आ रही। तो मैंने एनेस्थेसिया देख के ब्रेन को रोका है, मैं को नहीं रोका है। ना, मैं का तो आप कुछ नहीं कर वही सकते। वही डाउट। मैं का आप कुछ नहीं कर नहीं, सकते। कुछ नहीं कर सकते। ठीक। मैं का वही कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ।
हेलो सर। हेलो सर। हाँ, कहाँ पेड़ हेलो कहाँ हो? हाँ जी 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 जी। पेड़ पौधे काटने से पाप लगता है कि नहीं लगता का? बिल्कुल नहीं लगता, आप निश्चिंत होकर काटें। पेड़ पौधे काटने में कोई बुराई नहीं है, पेड़ काटने में कोई बुराई नहीं है। आप 100 काटो, 1000 लगा दो, नमस्ते भैया। है ना? और क्या, ये जो हम जबरदस्त, अरे यार फर्नीचर चाहिए कि नहीं चाहिए, घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है पेड़ पौधा काटने में। आपको परेशान होने के बिना मतलब की बहुत सारी चीजें हमने आस्था से आज जोड़ रखी हैं। उसका इतना ही मतलब है कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़, उल्टा, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये कितनी प्रकृति में बढ़िया व्यवस्था है। जो हमारे लिए अनुपयोगी है वो उसके लिए उपयोगी है, जो वो छोड़ देता है वो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए पेड़ पौधों की संख्या कम ना हो, तो यदि हमको पेड़ पौधे की जरूरत है तो 10 काटें, 100 लगा दें, क्या दिक्कत है? नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी पेड़ पौधे में जीव नहीं है। पेड़ पौधों में सुखी दुखी होने वाली कोई चीज नहीं है, जीवन नहीं है ना? जो मैं हूं, जो आप हैं, जो सोचता है, चाहता है, सुनता है, बोलता है, ये मैं बोलता हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, ऐसी कोई चीज पेड़ पौधे में नहीं है। हाँ, मैं तो फिर आपसे- डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने जो साबित किया है कि जगदीश चंद्र बसु ने जो किया, वो हमको, हमारा जीवन शब्द की वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब साइंस जीवन शब्द का इस्तेमाल करता है, उसका मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन है और ग्रोथ है। तो पेड़ पौधों में सेल मल्टीप्लिकेशन होता है और ग्रोथ होता है, और कुछ चीजें हैं जो मैं बोर्ड पे लेके आऊंगा अभी, उससे हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, ठीक है। बढ़िया, और बोलिए, हो गया? हेलो। चलो, ठीक है, आप आगे चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ आगे आ जाएगा। उसको पूरा कर देता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो वो देखेंगे। तो इससे क्या समझ में आया? इससे एक तो ये समझ में आ गया कि जीवन किस शरीर को चला सकता है, उस पर हमारी क्लैरिटी बन गई। अब देखिए, हम फिर भी हमको लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन नहीं होती हैं। पेड़ पौधे भी, उनको गाली देने से सूख जाते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए, कुल मिला के पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, और ज्ञान अवस्था है। अब देखिए, बहुत क्लियर है कि पदार्थ अवस्था क्या है। पदार्थ अवस्था एटम और मॉलिक्यूल है, अणु परमाणु है। प्राण अवस्था क्या है? प्राण अवस्था एटम है, प्राण अवस्था एटम मॉलिक्यूल है, प्लस सांस लेने की क्रिया शुरू हो गई है। इसका नाम पेड़ पौधे है। पशु क्या है? यदि पशु का देखेंगे तो जो शरीर है, जो पशु का शरीर है, शरीर तो बेसिकली एटम मॉलिक्यूल से मिलके ही बना है, और शरीर में सांस लेने की क्रिया होती ही है, प्लस इसमें जीवन है। यहां पे जीवन, शरीर चला सकता हूं, शरीर चला सकता हूं, केवल इतना प्रमाणित करता है। इसलिए पशु वंश विधि से जीता है। मानव की बात करेंगे तो मानव का शरीर भी बेसिकली एटम है, बेसिकली मॉलिक्यूल है, प्लस शरीर में सांस लेने की घटना हो ही रही है, इसलिए उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होता है, प्लस जीवन उसको चलाता है। यह जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। इतना फर्क है। यहां एक और प्रश्न ये खड़ा होता है
कि जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं। नॉन लिविंग की बात करेंगे तो पदार्थ है ही, लेकिन जब साइंस लिविंग बोलता है तो साइंस के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव तीनों लिविंग में आ जाते हैं। ये बात ध्यान में आई। जबकि जब साइंस जीवन को नहीं पहचानता, इसलिए साइंस के लिए एटम मॉलिक्यूल, सांस लेता हुआ शरीर, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, इसलिए साइंस तीनों को लिविंग में गिन देता है। पर क्या ये उपयुक्त है? क्योंकि बेसिकली जो जीवन का होना है, जो मैं का होना है, उसको यदि साइंस एक्सप्लेन नहीं करता है तो इसलिए साइंस कभी भी आचरण के साथ में मानव का आचरण क्या, मानव का कोई पर्पस है, मानव के जीने का कोई पर्पस है, उसका कोई आचरण है, इसको हम एक्सप्लेन साइंस में बिल्कुल नहीं कर पाते। तो साइंस के लिए मानव कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, इसलिए साइंस ये मानता भी है कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है और मैं नाम की कोई चीज नहीं होती है। इस मान्यता के साथ ही साइंस काम करती है। ऐसा मान्यता के साथ में साइंस काम करके हम मानव के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाए, हम मानव को समझ पाए, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए साइंस में ये पढ़ाना गलत सिद्ध होता है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में सारा पढ़ा देंगे। इसलिए पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था का मतलब पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी अलग चीज है, मानव अलग चीज है। पशु पक्षी शरीर को भी जीवन चलाता है, मानव शरीर को भी जीवन चलाता है। यहाँ जीवन केवल शरीर चला सकता हूं, इतना क्वालिफाई करता है। इसलिए आप पाएंगे पशु में एक ही भय है, प्राण भय। मानव में 3 भय एक्स्ट्रा हैं। मानव में प्राण भय तो है ही है, मानव में प्राण भय है, धन भय है, पद भय है और मान भय है। तो बेसिकली ये 3 भय स्वयं की अभिव्यक्ति है। जब भी स्वयं पे खतरा आता है, स्वयं के सम्मान पे खतरा आता है ना, स्वयं के पद पे खतरा आता है, और धन भी हमने सम्मान के साथ जोड़ा है या शरीर के अस्तित्व के साथ जोड़ा है ना। इसलिए मानव में 4 भय पाए जाते हैं, पशु में 1 भय पाया जाता है। ये बात पहुंची? तो क्या फर्क है पशु और मानव में? क्या फर्क है? पशु में, अब एक दूसरी लाइन पकड़ते हैं, तो यदि पूरे पदार्थ को देखेंगे तो पूरी सृष्टि में पदार्थ में 2 चीजें पाई जाती हैं, पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। कैसे? लोहे का एटम लोहे के एटम को पहचानता है, हमेशा पकड़े रहता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को पहचानता है, और इस प्रकार पूरी सृष्टि का सारा क्रम है ना चला हुआ है। पूरा पदार्थ जगत एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक एक दूसरे के साथ में पहचानने निर्वाह करने का काम बाय नेचर बना हुआ रहता है और बाय नेचर चलता रहता है। तो इससे समझ में आया कि पदार्थ में पहचानने निर्वाह करने का काम होता है। पेड़ पौधा भी देखें तो मूल में एटम मॉलिक्यूल ही है, इसलिए उसमें भी पहचानने निर्वाह करने का काम ही होता है। पहचानना, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। निर्वाह करना मतलब अकॉर्डिंगली बिहेव करना। लेकिन पैरामीटर्स बदल गए, ज्यादा हो गए। जैसे एक लोहा ठंडी में रख दो तो ठंडा हो जाता है, गर्मी में रख दो तो गर्म हो जाता है। लेकिन एक पेड़ पौधा कितनी चीजें पहचानता है? एक पेड़ पौधा उसी गर्मी में खाद को, पानी को, मिनरल्स को, है ना, अपनी ग्रोथ के साथ फल देने के समय को, है ना, पानी को, इतनी सारी चीजें एक पौधा एक साथ पहचानता है। तो पदार्थ अवस्था में जो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है उसमें पैरामीटर्स बहुत कम है, लेकिन पेड़ पौधे में जो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है उतना ही, क्योंकि मूल में एटम मॉलिक्यूल ही है, पहचानने निर्वाह करने की ताकत उसकी पहले से ही है। लेकिन चूंकि कोशिका सांस लेने की क्रिया घट गई है, ये सांस लेने की क्रिया के कारण, कोशिका और सेल मल्टीप्लिकेशन के कारण उसका पहचानना निर्वाह करना काफी क्वालिटेटिव हो गया है पदार्थ की तुलना में। बात पहुंची? जैसे
सूरजमुखी का पौधा 15 करोड़ मील दूर सूरज को पहचानता है और सुबह से शाम तक सूरज को तकते रहता है। ये पहचानने निर्वाह करने का बढ़िया एग्जाम्पल। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि तमाम पेड़ पौधों में जो कुछ भी घट रहा है, जैसे आदिवासी इलाकों में हमने सुना है, कभी देखा तो नहीं है, वो क्या पेड़ काटने की परमिशन नहीं रहती है, तो जो पेड़ काटना रहता है उसको लोग लगातार जाके गाली देते हैं और पेड़ सूख जाता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने कभी होता हुआ देखा नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं जिन कांटे वाले पेड़ पौधों को आदमी ने जाके रोज प्यार दिया तो उसने कांटे देना बंद कर दिया, ऐसा भी सुना है। होता है कि नहीं होता है मैंने कभी किया नहीं, लेकिन एक बात समझ में आती है कि यदि ये होता होगा तो क्या होता होगा। इन्हीं सब बातों से हमको लगता है कि पेड़ पौधे में भी संवेदना होती है, पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होते हैं। तो इसका एक ही मतलब हुआ, देखो जब आप गुस्से में होते हो तब आपका बॉडी कैसा होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो जीवन व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित है। उसका प्रभाव शरीर पे व्यवस्थित होता है कि अव्यवस्थित होता है? गुस्से के मारे आपकी बॉडी कांपने लगती है, आपका बीपी बढ़ सकता है। इसका ये पता चला कि जीवन के अनहार्मोनियस वाइब्रेशन का, जीवन एक अव्यवस्थित जीवन का प्रभाव शरीर के रूप में, अव्यवस्था के रूप में पड़ा। शरीर क्या है? कोशिकाओं से बनी हुई रचना। अब शरीर का जो वाइब्रेशन है वो पौधे के ऊपर पड़ता ही है, पड़ ही सकता है। तो जब एक व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा होता है तो उसका प्रभाव नेगेटिव ही अपने वातावरण पे जाता है। एक व्यक्ति सकारात्मक होता है, उसका कोई प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। ऐसे कोई प्रभाव भी वनस्पति संसार पे आ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो सुखी दुखी होते हैं। प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव ना कर। उसी पेड़ पौधे को बढ़िया पानी दे दो, एकदम ऐसा चमकने लगता है, उसी को पानी नहीं दो तो मुरझा जाता है। तो पहचानता है, निर्वाह करता है, अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो यहाँ हमको ये समझ में आया कि पेड़ पौधे एटम मॉलिक्यूल की दुनिया की कुल सामर्थ्य पहचानने निर्वाह करने की है, और ये प्राकृतिक रूप में होता रहता है। तो इसमें हमने पेड़ पौधे तक को देखा। अब यदि मानव के शरीर की बात करेंगे, यदि शरीर की बात करेंगे तो बेसिकली वो कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, इसलिए उसमें पहचानना निर्वाह करना ही होता है। तो मानव का शरीर और पशु का शरीर दोनों ही कोशिका से बनी हुई रचना है, इसलिए उसमें पहचानना निर्वाह करना ही होता है। शरीर के अनुकूल चीज मिलेगी तो शरीर का पोषण होगा, शरीर के प्रतिकूल चीज मिलेगी तो शरीर का शोषण होगा। शरीर की बात कंप्लीट हो गई। अब बिहेवियर की बात करते हैं। जीवन पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन, पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में तीन क्रिया दिखाई देती है। वो उसमें मानने की क्रिया है, मानने के आधार पर पहचानने की क्रिया है, पहचानने के आधार पर निर्वाह करने की घटना है। कैसे? आपका कुत्ता, आपकी गाय आपको एक प्रकार से मानता है, दूसरे व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को अलग प्रकार से मानता है, क्योंकि पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं, है ना, जैसे हम लोग गाय पालते हैं तो हम बेशक मैं तो विजिटर ही हूं अपने घर में, कभी कभी अपने घर में जाता हूँ अब महीने में 5 दिन जाता हूँ तो क्या करोगे, मेहमान ही हूँ। अच्छा है, वही मेहमान जैसे ट्रीट कर देते हैं। लेकिन हमारी पत्नी रेगुलर सुबह 3 से 5 और शाम को 3 से 5 गौशाला में बैठती है, तो उसको गाय बहुत क्लियरली पहचानती है, और जो दूध रोज निकालता है उसको अलग प्रकार से पहचानती है, और जो डॉक्टर कभी कभी आके इंजेक्शन लगाता है उसको टेढ़ा टेढ़ा दिखती है। ये हमने देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पशु में जिंदा रहने की आशा है, जो उसके शरीर के जिंदा रहने के लिए सहयोगी है उसको वो अलग प्रकार से पहचानता है, जो उसके लिए सहयोगी नहीं है वो उसको अलग प्रकार से पहचानता है। इसी को हमने वफादारी के रूप में भी कहा है। तो यहाँ ये क्लैरिटी बनी कि पशु में पास्ट में घटी घटनाओं के आधार पर जिसने उसके शरीर का पोषण किया है उसको अलग प्रकार से पहचानता है, उसको वैसा ही मानता है, उसको वैसा पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है ना। अपना पालतू कुत्ता हमको मालिक मानता है, मालिक के रूप में पहचानता है, मालिक के रूप में पूंछ हिलाता है, दूसरे के ऊपर भौंकता है। अब मानव और पशु में क्या फर्क है?
यदि सही अर्थों में देखें तो मानव भी इतना ही काम करता है, जो उससे थोड़ा हंस के बात कर लेता है उसको लगता है कि वो उसको समझता है। वो बात अलग है कि बाद में पता चला वो काम निकालने के लिए हंस के बात कर रहा था। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का व्यवहार ऊपर से थोड़ा कड़क हो सकता है, लेकिन वो भीतर से बहुत बढ़िया आदमी हो सकता है। एक व्यक्ति ऊपर से बहुत पोलाइट हो सकता है, वो भीतर से खराब आदमी हो सकता है। लेकिन हम कैसे आदमी को देख रहे हैं? हम तो केवल उसके बाहर की घटनाओं के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि हमको आदमी की समझ नहीं है। तो इसका मतलब है पशु भी वैसा ही देख रहा है। हमारे और पशु के देखने में अंतर क्या है? घटना के रूप में तो इतना ही घटता है कि मानना होता है, मानना के आधार पर पहचानना होता है, पहचानना के आधार पर निर्वाह करना होता है, निर्वाह करना होता है। लेकिन प्लस मानव के पास में कल्पनाशीलता है, मानव के पास में कल्पनाशीलता है, मानव के पास में कर्म स्वतंत्रता है। इसलिए मानव चांद तक पहुंच गया केवल इतना ही करके। मानव के पास कल्पनाशीलता है तो उसके पास लॉजिक है, लॉजिक है तो उसके पास मेमोरी बड़ी है, लॉजिक और मेमोरी प्लस मानना के साथ वो चांद तक पहुंच गया, तमाम साइंटिफिक इनोवेशन हो गया। लेकिन जानना नहीं हुआ, इसलिए आज भी मानव अपने लिए भी अजनबी है और अपनों के लिए भी अजनबी है। तो मानव में ये जानने की घटना विशेष है। जब तक मानव में ये जानने के आधार पर मानना नहीं होगा, इतने को बोला जिंदा रहने का काम। अभी तक हमने जिंदा रहने को जीना माना है, स्वयं को शरीर माना है। स्वयं को शरीर मानने के आधार पर मानना, पहचानना, निर्वाह करना से काम चल रहा है। जानना नहीं हुआ है, इसलिए जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है, जानना ही जीना है। ये काम अभी शेष। बढ़िया, अब पूछो कोई भी क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आने दो, सबका आंसर मिलेगा। भैया हाँ जी। जैसे ये जड़ या भैया कैमरे के पास। अच्छा, हाँ। जैसे जड़ परमाणु विकसित हो के जीवन परमाणु हुआ, राइट? जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ। तो ये मतलब आगे मल्टीप्लाई भी होता है, जैसे 1 का 2 या नहीं, बिल्कुल नहीं। फिक्स होता है? अरे वो मल्टीप्लाई हो गया तो उसका गठन टूट गया, है ना? तो ऐसी बातें मत सोचो। तो उसका इतना ही कम, फिर ये मतलब फिक्स होता है या जड़ से होता रहता है? इस धरती पे जितने जीवन की आवश्यकता होगी उतने जीवन इस धरती पे उपलब्ध है। वो जीवन के बनने की घटना हमेशा नहीं होती रहती है, वो प्रकृति में बहुत आवश्यकता अनुसार है। जैसे ये बात पक्की है कि हमारा शरीर इस धरती के एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ शरीर है, इसलिए हमारा शरीर इस धरती पे कंफर्टेबल है। हमारे शरीर को चांद पे ले जाते हैं तो चांद के वातावरण के हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ नहीं है, वहां के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पे 60 किलो का रहता है तो वहां 6 किलो का हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर मंगल ग्रह पे जाएगा तो पता चलेगा कि वहां की धरती के वातावरण के हिसाब से कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ ये समझ में आया कि बेसिकली शरीर किसी धरती की भौगोलिक स्थिति से बना हुआ शरीर है। मैं नाम की एंटिटी किसी धरती विशेष से संबंध नहीं है। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि मानव माता पिता से शरीर बना है, मैं माता पिता से नहीं बना हूं। जिस तरह से अस्तित्व में अनेक प्रकार के परमाणु हैं, उसी प्रकार से अस्तित्व में मेरा भी होना है अभी के लिए। और मैं अपनी एक जर्नी के साथ हूं। मेरी जर्नी मन के लेवल तक है, मन के लेवल की है कि वृत्ति के लेवल की है कि चित्त के लेवल की, जिसको हम संस्कार कह रहे हैं। तो बेसिकली मैं कितना विकसित हुआ हूं उसके आधार पे मेरी जर्नी है और उसके आधार पे मेरा जीना है। तो मैं शरीर चलाता हूं और शरीर के माध्यम से मैं संपूर्ण को समझना चाहता हूं और संपूर्ण को व्यक्त करना चाहता हूं। ये जीवन की मौलिकता है, ये जीवन का काम है और इसी से वो खुश होता है। जब भी कोई चीज को समझ पाता है तब जीवन खुश होता है, जब भी कोई चीज को व्यक्त कर पाता है तब जीवन खुश होता है, जब भी कोई चीज को प्रमाणित कर पाता है तब जीवन खुश होता है। इसका मतलब है उस काम के लिए मैं शरीर का उपयोग करता हूं। तो मैं में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है जिसमें कि वो जीवन का होना,
अब उसमें जागृति का होना, अगला ट्रांसफॉर्मेशन, और अगला ट्रांसफॉर्मेशन उसमें प्रमाण का होना। तो जीवन का इससे सिवाय कुछ नहीं। हमने पहले भी चर्चा किया है, जीवन का मैक्सिमम क्या हो सकता है? जीवन सशरीर हो सकता है, बिना शरीर हो सकता है, दो कॉम्बिनेशन। जीवन भ्रमित हो सकता है, जागृत हो सकता है, बस इसके सिवाय इसका कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया, और बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। हेलो हेलो भैया जी। हाँ भैया जी, कहाँ हो? हाँ जी। ये जो हमारा जो में शरीर है, वो जो अब जो भी तकलीफ होता है, जो कट जाता है, हाँ, तो अनुभव होता है दुख का, वो ब्रेन से होता है कि? वो ब्रेन के माध्यम से मैं को होता है, हाँ है ना? ब्रेन के माध्यम से मैं को होता है। हाँ, अव्यवस्था शरीर में होती है। वो तो ठीक है, मगर ये जीव दुखी हो रहा है। हाँ, जीव दुखी होता है। हाँ, जैसे बढ़िया एग्जांपल आत्मा है। आपको एनेस्थीसिया लगा के, लोकल एनेस्थीसिया लगा के आपकी उंगली छोटी छोटी काटी जाए, इससे आपको कोई दर्द होने वाला है? वो नहीं, दर्द नहीं होने वाला है। मर लेकिन जाता है उंगली इंसान। पहले जो कह रहा हूँ उसको सुन लो। हाँ हाँ तो उंगली कटने से दर्द नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन कल उंगली नहीं रहेगी, ये आपको समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो इसका दुख हो सकता है, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि एनेस्थीसिया लगा हुआ है। वो दुख महसूस मैं करता है कि मैं ही दर्द को महसूस करता है, मैं ही दुखी होता है। इंद्रियों के सुख दुख को भोगने वाला भी मैं है। जीभ में कोई स्वाद नहीं, जीव में कुछ नहीं है ऐसा। जीभ में कोई स्वाद नहीं है। मैं यदि जीभ के साथ नहीं हूं तो जीभ में कोई स्वाद का पता नहीं चलता। तो जीभ स्वाद लेता नहीं है, कान सुनता नहीं है, आंख देखता नहीं है। सुन लो, हमारा प्राण चला जाता है, बाद में तो शरीर को कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होता। ये फर्क थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, वही समझने की बात है। देखो, आपका ध्यान नहीं है और आप कुछ भी आवाजें आ रही हैं, सुनाई देता है क्या? सुनाई देता है क्या? नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, कान के पर्दे पे आवाज पड़ रही कि नहीं पड़ रही? पड़ रही। कान ब्रेन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है। ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही कि नहीं जा रही? जा रही। लेकिन मैं गायब हूँ, मेरा ध्यान कहीं और। इसलिए जब कोई नहीं सुनता है तो क्या बोलते हैं? कान इधर लाओ कि ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से चखो, ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सूंघो। इसका मतलब बिना ध्यान के कोई इंद्रिय काम नहीं करती। ध्यान क्या है? ध्यान मैं हूं। ठीक है। ध्यान क्या है? ध्यान मैं हूं। जब तक मैं इंद्रिय के साथ नहीं हूं तब तक इंद्रिय कुछ भी करे अपने को पता नहीं चलता। ठीक है। तो इसका मतलब है मैं ही सुनता हूं। जैसे बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना, होता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बिना मुंह से बोलना, बिना कान के सुनना। कान की आवश्यकता कब है? जब दूसरे को सुनना है। मुंह की आवश्यकता कब है? जब दूसरे को सुनाना है। जब खुद ही से बात करनी है, सुनाई देता है कि नहीं? आप उत्तर देते हो कि नहीं? तो आप उत्तर भी देते हो, आप बोलते भी हो, आप सुनते भी हो। ना मुंह की आवश्यकता है, ना कान की आवश्यकता है। जब हम खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तब हमको मुंह और कान की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही देखता हूँ। मरे हुए आदमी की आंख निकाल के जिंदा आदमी में लगा दो, मरे हुए आदमी में वो आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है, जिंदा आदमी में उसी आंख से दिखाई देता है। इसका मतलब आंख तो ठीक थी, देखने वाला गायब था। है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से धीरे धीरे हमको यह समझ में आएगा कि मैं और शरीर कैसे अलग अलग हैं, और मैं और शरीर का साथ साथ होने का नाम मानव है ना? और मैं मेरी यात्रा के लिए इस शरीर को चलाता हूँ। इंद्रियों को भोगने वाला भी मैं ही हूँ, दर्द को महसूस करने वाला भी मैं ही हूँ, दुख को महसूस करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सुखी होता हूँ, मैं ही दुखी होता हूँ। मेरे अलावा अस्तित्व में कोई चीज नहीं है सुखी दुखी होने वाली। ठीक है सर, अभी तक ठीक है कि आप ये बता रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने साल के बाद
टेंडेंसी हुई है। तो थोड़ा अभी माइक ऊपर करो। अभी जो ये आपने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है पेड़ पौधे का यूजेस नहीं है, तो पेड़ पौधे का जो है तो वो इसके लिए ना फर्नीचर के लिए है, इसके लिए प्रकृति के लिए नहीं है क्या? प्रकृति को संभालने के लिए, प्रकृति का मैंने पोषण ऐसा करने कुछ नहीं बोला। क्या सुन लिया आपने? फर्नीचर के लिए है बोले ना, प्रकृति का पोषण ऐसा करने। नहीं बोला भैया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई कि नहीं हुई? आप सुनते नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेड़, कोई भी इकाई प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति में संतुलन का हिस्सा है। हमको पेड़ पौधे से इमारती लकड़ी की आवश्यकता है, तो मैंने ये कहा कि जितना काटना है काट लो, जितना काटा उससे 10 गुना लगा दो। आप कोई दिक्कत? बराबर है। और प्राणी का जो भी है, हाँ? पशु प्राणी जो है नॉनवेज का वगैरह जो है, हाँ। तो उसके बारे में ठीक है, मगर ग्लोबल वार्मिंग का विषय और धरती का जो कुछ भी, धरती के ऊपर की जो अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम है, उनके पोषण के लिए जो भी जरूरी है, क्योंकि 100-200 साल में जितना ह्रास हो गया है, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए ना। देखो, मात्र कोरोना काल में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है? मानव इतना ही करे, नुकसान मत पहुंचाए, बाकी नेचर अपने आप ठीक कर लेगा, है ना? नेचर ने किया, मगर कोरोना काल में से 50% भी लोगों को इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कैसे आएगा? सद्बुद्धि से आएगा, और कोई तरीका नहीं है। या तो सरकारें ऐसे नियम बनाएंगी जिसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन कम होगा, या फिर सद्बुद्धि से आएगा। आदमी को सद्बुद्धि होगी तो ऐसे काम नहीं करेगा। आपकी चिंता काफी है ग्लोबल वार्मिंग। हेलो सर, वो समझ में नहीं आया, तुमने जो सब्जी मटर वो खाने का नहीं, फिर मुझे समझ में आया, वो बता ना एक बार। आपको चुटकुला चाहिए होता है। नहीं 20 हेलो भैया। नहीं 20 में जरूरी है सर चुटकुला लगाने का। हाँ, वो ठीक है। हेलो हाँ जी। हेलो भाई। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये जो स्थूल शरीर के साथ जो जीवन है, तो एक बार उस फिर से बोलो। स्थूल शरीर के साथ जो जीवन है, माइक तो माइक दूर करो। ये जीवन कब शरीर में आता है, और पूरी यात्रा के दौरान रहकर फिर बाद में कहाँ जाता है, कहाँ रहता है? देखिए, एक बात बहुत क्लियर हो गई कि यदि जीवन किसी शरीर को चलाएगा तो उसमें विकसित मस्तिष्क होना एक आवश्यक भाग है। लगभग 4.5 महीने में माँ के गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क विकसित हो जाता है। तो लगभग बच्चा जब से गर्भ में विलिंगली किक मारना शुरू करता है, उसी क्षण से जब पहली किक लगी तो समझ लीजिए जीवन आ गया है। मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन होता है तो उसको फीटस बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। 4.5 महीने के बाद होता है तो उसको बच्चा बोलते हैं। लेकिन वो जीवन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, लेकिन घटना को पहचानते हैं कि कुछ बदल गया है मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 4.5 महीने से जीवन गर्भ को चलाना शुरू करता है, स्त्री या पुरुष शरीर को, और अंतिम सांस तक, जब तक शरीर छूट जाता है, शरीर मर जाता है और जीवन ये पहचान लेता है कि अब ये शरीर नहीं चलेगा, तो उस क्षण उस शरीर को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। हेलो भैया जी, प्रश्न है। हाँ जी, कहाँ हो? यहाँ पर हो। हेलो हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। ये 4 दिन की शिविर के बाद धर्म के बारे में थोड़ा कुछ पता चला। आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ये क्या है? कल आत्म साक्षात्कार होगा। कल होगा, ओके। नमस्कार जी। आपने पेड़ पौधों के बारे में बताया कि वो प्रभावित होते हैं कोई भी वातावरण से। अभी जैसा मेरे व्यवसाय के हिसाब से जब मुझे बाहर जाना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रैवलिंग रोड से करता हूँ, बाय रोड। तो काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया। एक रास्ते पे मैंने देखा कि काफ़ी पेड़ों की लाइन लगी हुई थी और वहाँ रोड बनना था। तो जैसे जैसे वो, मतलब हफ्ते में 2-3 बार जाना हुआ वो रास्ते पे, तो जैसे जैसे पेड़ कटते थे तो जिस अगले दिन जो पेड़ होते थे वो मुड़ जाते थे अपने आप। 5-6 लाइन में, मतलब 5 से उसके आगे के 5-6 पेड़ जैसे उदास है और मुड़ जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता था, महसूस होता था। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था। और कभी कभी मैं ऐसा अपने आप में कभी कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ परेशानी है, तो कोई भी पेड़ के साथ में जाके बैठता हूँ
उसके साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे कुछ शांति से मिलती है और वो भी कुछ खिलखिलाता हुआ महसूस होता है। तो ये प्रभाव समझना, संवेदना समझना, क्या समझना सर, या स्पंदनशीलता समझना? पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। पत्थर तो जड़ है सर, लेकिन ये प्राणावस्था में तो ना। पत्थर के साथ भी खुश हो लेता है, आप कहाँ पेड़ की बात कर रहे हैं? अपनी ही मनस्थिति की बात है। बाकी प्रकृति हमेशा अपने स्वभाव गति में है, तो प्रकृति के साथ हम होते हैं तो उसका प्रभाव जितनी हमारी पात्रता है। यदि ऐसा प्रकृति का प्रभाव होता तो घरों में एक पेड़ लगा देते, घरों में क्लेश ना होता। इतना ही पेड़ पौधे का प्रभाव हो जाता तो पुराने तो हम घरों में पेड़ के बाजू में ही रहते थे, वहीं से बंटवारा हो के शहरों में आए हैं। तो मेरा कहना है कि उस सीमा को भी पहचानना होगा। ये बात ठीक है कि पाने वाले की पात्रता है कि वो क्या चीज को देख के खुश हो जाए, पात्रता पे ज्यादा निर्भर करता है। पेड़ पौधा सबको सुखी कर सकता होता तो वैसे भी पेड़ पौधा मानव से बहुत अविकसित इकाई है, वो मानव के सुख दुख को हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, आपकी पात्रता होती है कि आप उसके साथ रह के अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हो, थोड़ा आराम में आ जाते हो। उस सीमा को अपने को पहचानना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी भैया। हेलो भैया जी। सर, जैसे ये कहा गया है कि जैसे आपने बताया कि सुख या दुख नहीं मिलता है, मैं स्वीकार करता हूँ, माध्यम मस्तिष्क है। मस्तिष्क के माध्यम से सुख दुख हमें महसूस होता है, लेकिन एक ये चीज कही गई है कि साहब सुख दुख है समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। वो जागृति की बात हो तो बस ठीक ही है, वो तो फिर वहीं पहुंच गए। मैं नित्य शांत हूँ, सम विषम से मुक्त हूँ, व्यवसाय व्यवहार है उसको नियंत्रित करता हूँ। ये भ्रमित मानव की बात हो रही है, आप जागृत मानव की बात कर रहे हैं। जी भैया नमस्कार भैया जी। यहाँ पे हाँ जी। हमें पता है कि जो शरीर होता है वो स्त्री या पुरुष होता है, जो मैं होता है वो स्त्री और पुरुष नहीं होता नहीं होता। और मैं शरीर को देख के सोचता है कि मैं स्त्री या पुरुष हूँ। तो कई बार ऐसे भी किस्से हैं कि जो शरीर होता है वो स्त्री या पुरुष होता है, मगर मैं वो सोचता है कि वो पुरुष है। मतलब स्त्री का शरीर होता है और सोचता है पुरुष है, और पुरुष का शरीर होता है फिर भी वो स्त्री सोचता है। तो ऐसा कैसे संभव है? मान्यता, मैं पुरुष हूँ ये भी एक मान्यता है, क्योंकि बेसिकली मैं तो पुरुष नहीं हूँ, मेरा शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूँ ये भी एक मान्यता है, क्योंकि बेसिकली मैं तो स्त्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं की चाहना स्त्री और पुरुष में समान पाई जाती है। कौन पहले समझेगा? पुरुष पहले समझेगा कि महिला। प्यार किसको ज्यादा चाहिए? पुरुष को। सम्मान किसको ज्यादा चाहिए? विश्वास किसको ज्यादा चाहिए? तो पता चलेगा कि इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो भावनात्मक जो जीवनगत आवश्यकताएं हैं उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो अभी हमारी ये मान्यता है कि मैं पुरुष हूँ क्योंकि मैं पुरुष शरीर चलाता हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचानता हूँ और मैं शरीर के साथ में हिप्नोटाइज रहता हूँ, सम्मोहित रहता हूँ और मैं शरीर को स्वयं को शरीर मानता हूँ। कोई मान लीजिए पुरुष में स्त्री जैसा स्वीकृतियां यदि होंगी किन्हीं भी कारणों से, या कोई स्त्री में पुरुष जैसा स्वीकृतियां होंगी तो नेचुरल है वो पुरुष जैसा काम करेगा। तो ऐसा जीवन की स्वीकृतियां किन्हीं कारणों से हो सकती है। जैसे हमारा समाज पुरुष प्रधान है ना, महिलाओं को लगता है कि नहीं ये पुरुष प्रधान है, ठीक नहीं है। तो अभी बड़ा जो चलन है गर्ल्स में भी सिगरेट का चलन, शराब का चलन का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो काम पुरुष कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं और इसलिए दोनों समान हो गए। तो समानता को पाने के लिए हम वो तमाम नेगेटिव चीजें भी करने लगते हैं जो पुरुष करता है। तो पुरुष जैसा दिखना, पुरुष जैसा बात करना, ये जीवन की स्वीकार्यता है, तो उसकी अभिव्यक्ति वैसा दिखने लगती है। आपने देखा वो कई सिंगर रहते हैं, वो कितने सिंगर की आवाज में बोलते हैं। ऐसे तो तमाम लोग रहते हैं ना जो 10 लोगों की आवाजों में बिल्कुल हूबहू कॉपी करते हैं। इसका मतलब है कि ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, अभी ये एक फ्रीक्वेंसी पे सेट है, मैं चाहूं इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकता हूँ, लोग बदल लेते हैं। मैंने ऐसे सिंगर देखे जो 30 लोगों की 20 लोगों की आवाज में गाते हैं और जब वो गाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मन्ना डे ही गा रहा है, मोहम्मद रफी ही गा रहा है, आशा भोसले ही गा रही है, गा पुरुष रहा है। तो उसका इंस्ट्रूमेंट है जैसा उसने सेट कर लिया। जीवन की स्वीकृति, शरीर मात्र साधन है। जी
भैया हेलो ये हेलो सवाल आ रहा है मेरे मन में। हेलो। हाँ जी। अच्छा, ये पूर्व जन्म करके कोई कभी कभी कोई कहता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं की कॉन्सेप्ट पूर्व जन्म में कैसे फिट होता है? क्या चीज? पूर्व जन्म मतलब पिछले जन्म की। कभी कभी कोई ऐसा देखने को आता है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, बोलता है हम वहां पे थे, ये वो, तो वो शरीर को पहचानते हैं कि मैं को पहचानता है? देखिए, एक बात तो ये समझ में आ गया कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे? जो शरीर मर गया उसका जन्म होगा नहीं, और जीवन मरता नहीं है तो जन्म किसका हुआ? समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीवन हूं, मैं अमर हूं, मैं नहीं मरता हूं, और मेरी यात्रा पूरे होने तक मैं बार बार गाड़ियां बदलते रहता हूं। एक गाड़ी ने मेरे को किसी एक जगह तक पहुंचाया, उसके बाद गाड़ी मर गई, गाड़ी खटारा हो गई। वहां से मैं दूसरी गाड़ी लेता हूँ, अपनी आगे की यात्रा करता हूँ, दूसरी गाड़ी भी खटारा हो गई, मेरी यात्रा विशेष है। तो जब तक मैं मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं गाड़ियां चलाता रहूंगा। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। शरीर छूटने के समय में घटनाएं याद नहीं रहती हैं, निष्कर्ष याद रहते हैं अधिकांश लोगों को। कुछ लोगों को घटनाएं भी याद रह जाती, तो वो अपने पुराने घर को पहचान लेते हैं। किसने पहचाना पुराने घर को? सबको घटनाएं याद नहीं रहती, ये अच्छी बात है कि नहीं? इस शरीर यात्रा की बीवी को आप पहचानोगे नहीं, पुरानी आपको नहीं पहचानेगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अभी आपने कहा मैं ही सुनता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही महसूस करता हूँ, तो मैं तो ईश्वर हो गया। फिर मैं ही सर्वव्यापी हूँ। आपका पहले से उधर जाने का मन रहता है, आप सब चीज को वहीं पहुंचा देते हैं। मैं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर क्रिया शून्य है, मैं क्रियाशील हूँ। क्रियाशील क्रिया शून्य नहीं हो सकता है, क्रिया शून्य क्रियाशील नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा मैं ही रहूंगा, मैं भ्रमित रहूंगा या जागृत रहूंगा। मैं उस ईश्वर में अनुभूत हो सकता हूँ, मैं ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर में अनुभूत हो जाना, ईश्वर में तदाकार तद्रूप हो जाना, ये एक घटना है, ये संभव है। लेकिन मैं ईश्वर हो सकता हूँ, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं में फैली हुई वस्तु है, क्रिया शून्य है। मैं आकार में हूँ, मैं क्रियाशील हूँ। ईश्वर में अनुभूत हो सकती है। अनुभूत हो सकती है। हेलो। वो ईश्वर प्राप्ति की बात। हाँ जी। हेलो जी। क्या भैया? बोलिए बोलिए। मैं क्या मतलब ईश्वर है ना? नहीं है ना भाई। नहीं है। 4 दिन से हो कि बीच में आए हो? नहीं, पहले दिन नहीं आया था, बाद में आया। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए पूछ रहा हूँ। जब दूसरे दिन तब तो ईश्वर की बात। नहीं। ईश्वर का मतलब है ये खाली स्थान मेरे आपके बीच में, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझको देख पा रहे हो, बीच में खाली स्थान है। खाली स्थान में हवा भी है। हवा हमको दिखाई देती नहीं है आंख से। ये जो खाली स्थान मेरे आपके बीच में है, ये खाली स्थान कहाँ तक है? और धीरे से हमने चर्चा किया था कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, और सारी इकाइयां इस खाली स्थान में हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इस खाली स्थान को हमने ईश्वर के रूप में पहचाना। बराबर। मैं इस खाली स्थान में हूँ, मुझ में इस खाली स्थान को, मूल ऊर्जा को, ईश्वर को अनुभूत करने की ताकत है। मैं उसके लिए अपनी पात्रता को विकसित करता हूँ ताकि मैं इसको अनुभूत कर सकूं। यही मानवीय पुरुषार्थ है, यही शरीर चलाने का मतलब। बराबर। वनस्पति में मैं नहीं ना? वनस्पति में मैं नहीं है ना? कहाँ से होगा जब उसमें विकसित मस्तिष्क नहीं है? अच्छा। उसमें उसको कुछ सिखा नहीं सकते, वो भयभीत नहीं होता है। शरीर सब धातु से मिलके बना नहीं है, इसलिए मैं पेड़ पौधा शरीर को नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें विकसित मस्तिष्क नहीं है। ओके। हेलो सर, क्या एक शरीर को 2 में चला सकते हैं? कभी कभी हेलो। कुछ देर के लिए। और प्यार, क्रोध, फीलिंग वगैरह है? हेलो। ईश्वर। हाँ जी। प्यार, क्रोध, फीलिंग वगैरह है, वो शरीर अनुभवता है कि मैं अनुभवता? देखिए, कुछ चीजें हैं जो शरीर सापेक्ष है,
जैसे नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, भोजन का पचना, ये मैं ध्यान देता हूँ, नहीं ध्यान देता हूँ तो भी होता रहता है। कुछ चीजें हैं जो मैं ही करता हूँ, शरीर के माध्यम से करता हूँ, जैसे बोलना, चलना, क्रोध करना, ये सब मैं और शरीर दोनों का मानव के रूप में अभिव्यक्ति है। कुछ चीजें हैं जो केवल जीवन में हो रही है, समझना, अनुभूत करना, है ना, विचार करना जीवन में भी होता है, साथ में ब्रेन पे भी प्रोसेस्ड होता है। तो जीवनगत क्रियाएं को हम अलग से पहचान सकते हैं। कलम जीवन क्रिया पे बात करेंगे पूरा दिन, तो कलम जीवन क्रियाओं को पहचानेंगे। शरीर एक अलग एंटिटी है, तो शरीर में कोशिकाएं हैं, शरीर का बढ़ना, शरीर बिल्कुल पेड़ पौधे जैसा है ना। बीज डल गया, बीज से भ्रूण बन गया, जवान हुआ, नए फल फूल दिया, बूढ़ा हुआ, मर गया। तो मैं शरीर को चलाता हूँ, शरीर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मैं उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता हूँ। यदि मैं नहीं हूं तो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करेगा। तो बेसिकली सुनना, बोलना, देखना मैं होता हूं तो उसका पता चलता है, नहीं तो जीभ पे कुछ भी रखो ना स्वाद का पता चलता है ना कुछ। नमस्ते भैया। नमस्ते। वो मैंने एक गौशाला को विजिट किया था। कहाँ पे हुआ? यहाँ हाँ। एक गौशाला विजिट किया था हमने, उसका फार्म भी है वहाँ पे। तो वो लोग वो गौशाला में मंत्रोच्चार का वो सीडी स्पीकर में चल रहे थे मंत्र, और जो फार्म था उनका वहां भी सुनाई दे रहा था सब। तो वो गायों के लिए उन्होंने लगाया हुआ था। वो आध्यात्मिक जगह थी, कोई आश्रम था। और एक यौगिक खेती का प्रयोग भी मैंने देखा है, हमारे वहाँ गांव में होता है। तो वो लोग अपने खेत में जाके सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला बोलते हैं, 3 बजे जाके योग करते हैं। तो उससे उनके खेती पे काफी पॉजिटिव असर होता है, अच्छा उनको मिलता है उत्पादन। पहचानना, निर्वाह करना। हाँ? पहचानना और निर्वाह करना। कोई हाँ। भी मंत्र है उसमें एक ध्वनि है, ध्वनि का एक प्रभाव। हाँ, तो वो यौगिक, वो योग से, मेडिटेशन से भी उनको उनकी खेती पे अच्छा असर होता है। वो अपने फार्म में जाके मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो प्राणी पे भी असर कर रहा है, और वो घर में बस नहीं करता, बाकी सब जगह। हेलो हेलो भैया, बस इतनी ही बात। ये घर में काम करके दिखाओ। ऐसी बहुत सारी, मैं किसी चीज को अभी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सार बात ये है, जिसको अब जिनकी फसल बाकी तरीके से भी अच्छी होती है, टेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि इसी की वजह से हो रहा है। फर्क दिख रहा है वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि फर्क के कारण कई हो सकते हैं, उसका भी कोई प्रभाव हो सकता है, मान लो। तो सार बात ये है कि अपनों के साथ में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी पाए, इसके लिए कोई ध्यान करो। वो थोड़ा सा। मेरा जो प्रश्न है, हो सकता है उसका उत्तर आगे की चर्चा से मिले, लेकिन ये ध्यान में आया तो पूछ लेते हैं कि हाँ, हेलो, जो पदार्थ है वो है और है, जीवन भी है और है। 2 शरीर से 4 शरीर विकसित हो जाते हैं, आबादी बढ़ जाती है, लेकिन 2 शरीर से 4 मैं कहाँ से आ जाते हैं, ये कैसे है? 2 में से 4 में नहीं आते हैं। अस्तित्व में अनंत में है। जितने गर्भ उपलब्ध रहते हैं उतने गर्भ के लिए मैं उपलब्ध होता है। हेलो सर, ये मैं आकाश में फैला हुआ ऐश्वर्य ही है या फिर कुछ और, जो कहीं और होता है? जिस तरह से परमाणु अनंत, लोहे के परमाणु कितने हैं? आवश्यकता अनुसार हैं। गोल्ड के कितने हैं? आवश्यकता अनुसार हैं। जीवन कितने हैं? आवश्यकता अनुसार। हेलो, बढ़िया। हाँ सर। हेलो सर, सर कहाँ हो? हाँ, नमस्ते सर जी। सर, आपने जो बताया कि गर्भधारणा जब होती है 4 महीने के बाद उसमें जीव आत्मा प्रवेश करता है, तो शास्त्र के हिसाब से जो हमने पढ़ा है, तो जिस समय शुक्र शोणित संयोग होता है उसमें जब जीवात्मा प्रवेश करता है उसी समय गर्भधारणा होती है। तो ये मुझे थोड़ा सा अभी
देखो यानी उसका एक सूत्र बताया है हमारे पास कि शुद्धे शुक्रार्थवे सत्व स्वकर्म क्लेश चोदित गर्भ संपद्यते युक्तिवशात अग्नि इव अरणो। यानी जिस समय शुक्र शोणित के संयोग में जीवात्मा प्रवेश करेगा उसी समय गर्भधारणा होगी। तो 4 महीने तक जीवात्मा प्रवेश नहीं करता, ये मुझे थोड़ा सा क्वेरी है। यदि उसको उस तरह से देखेंगे ना तो सच्चाई ये है कि टेक्निकली ये है कि मान लो वो उपलब्ध हो भी गया, कर कुछ नहीं सकता। जीवन जब भी शरीर को चलाएगा ब्रेन के थ्रू ही चला सकता है और कोई तरीका उसके पास नहीं है। और 4.5 महीने पहले तक ब्रेन विकसित होता नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में या परंपरा में भी जो पुंसवन संस्कार है वो बेसिकली लगभग 4.5 महीने के आसपास ही होता है। नहीं, पुंसवन संस्कार जल्दी होता है। कब होता है? पुंसवन संस्कार किसको बोलते हैं? जिस समय प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है यानी 40 डेज में, उसके बाद ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जब कंसीव कर रहा है उस समय तो इतना ही बन रहा है कि भ्रूण बनने की घटना हो रही है, भ्रूण बनने का घटना हो रहा है। हाँ, ब्रेन के डेवलपमेंट तो बाद में हो जाएगी। तो ब्रेन का डेवलपमेंट हुए बिना जीवन उसको चला ही नहीं सकता है। और जब तक वो जो गर्भ में बच्चा जो अपने से किक मारना शुरू करता है वो तो शरीर व्यक्त होने के बाद शरीर व्यक्त होने के बाद, उसके पहले कोई संभावना नहीं है। हाँ, जीवन वहां उपलब्ध रहे ये हो ही सकता है, लेकिन शरीर को नहीं चला सकता है, ये घटना वहां मौजूद है। ये बिल्कुल टेक्निकली सेट है, इसको आप बनाए रखिए और धीरे से इसको और आराम से जांचें। जीवन जब भी किसी शरीर को चलाएगा ब्रेन के माध्यम से ही चलाएगा। अब जो कुछ भी कहा गया है उसमें और क्या मान्यता शामिल है और वो क्या कहना चाहता है, उसके कोई और अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि मेरा वो सुना हुआ देखा हुआ नहीं है। लेकिन टेक्निकली जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ उतनी बात अपने आप में बनाए रखिए, इस पे शोध करिए कि जीवन जब भी किसी शरीर को चलाएगा, यदि विकसित मस्तिष्क नहीं है, जीवन उस शरीर के साथ में आदान प्रदान नहीं कर सकता। ये कंफर्म। हेलो जी हाँ, तो सर एक्चुअली इसमें क्या होता होगा कि भाई हमें अगर हमारा बचपन याद है तो शायद 2-3 साल के होंगे तब से हमें सब याद रहता है, उससे पहले का हमें कुछ याद नहीं होता। तो इसका सीधा कंसेंसिव ब्रेन से होता है कि जब ब्रेन में डेवलपमेंट होना शुरू होता है, लेवल का डेवलपमेंट की आदमी को याददाश्त हाँ। ध्यान में रह सके, इसलिए ब्रेन का लगभग 70% डेवलपमेंट शायद गर्भकाल के दौरान मानते हैं, कुछ हाँ। बाहर आने के हाँ। बाद मानते हैं। मुझको बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग ये सबके साथ है कि 2-3 साल के बाद की मेमोरीज हमको याद रहती हाँ, यानी जीवन तो पहले से ही है, जीवन तो पहले से, लेकिन एहसास वो 2-3 साल से वही याद रहता है हमको उस समय से। बिल्कुल बढ़िया। धन इधर नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। अच्छा हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि आपने बताया कि प्राणी है वो मान सकता है, पहचान भी सकता है, साथ में मान भी सकता है। मानने के आधार पर पहचानता है, जैसा मानता है वैसा पहचानता है, मानने के आधार पर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी जगह पे जब पेड़ को काटने के वाला इलीगल माना जाता है तो वहां पे गाली दी जाती है और वो पेड़ अपने आप मुरझा जाता है शरीर के प्रभाव के कारण। तो पेड़ ने अपने आप मतलब अब ये घटना लोग बताते हैं, देखो बहुत सारी बातें ना लोकोक्ति में चलती रहती है। नहीं ऐसे यदि ऐसा कोई प्रभाव होता भी है तो मैंने क्या बताया, जब जीवन किसी नकारात्मक प्रभाव के साथ है तो उसका शरीर पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधा भी कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, मानव का शरीर भी कोशिकाओं से बनी रचना है। 2 कोशिका से बनी रचना एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। तो इमोशंस में नहीं आ गया, जैसे कि म्यूजिक सुना है तो उसकी ग्रोथ स्पीड में बढ़ती है और गाली दे तो कम हो जाए, तो ध्वनि का प्रभाव हुआ, ध्वनि का प्रभाव। तो बेसिकली ध्वनि अपने आप में एक भौतिक, जैसे शोर और म्यूजिक में क्या फर्क है। एक ऑर्गेनाइज्ड ध्वनि का नाम म्यूजिक है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ध्वनि का नाम शोर है। शोर इतना कर्कश हो सकता है कि आपको पागल कर दे, ध्वनि इतना सूदिंग हो सकता है कि आपके दुख में आपको रिलैक्स कर पाए। तो बेसिकली ध्वनि का प्रभाव अस्तित्व का जो कम्युनिकेशन, पूरा अस्तित्व में सारा कम्युनिकेशन वाइब्रेशन है। तो फाइनली वो स्थूल लेवल का वाइब्रेशन पेड़ पौधे को प्रभावित करता है। वो मानने या पहचानने वाली प्रोसेस में नहीं आ गया।
वो पहचानने और निर्वाह करने वाली प्रोसेस में आ गए। पहचानना और निर्वाह, मानना केवल जीवन में होगा, वहां उससे अलग नहीं होगा। हाँ जी, हेलो। दिव्य मानव थोड़ा समझा दीजिए सर। कल बात करेंगे, कल जीवन क्रिया पे बात करेंगे ना, तब वहां तक पहुंचेंगे तो बात करना सरल होगा। जी धन्यवाद। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हेलो। थैंक यू, नमस्कार, जोरदार, खूब सबको नमस्कार।